आर्टिकल 63A की तशरीह के मुतल्लिक नज़रसानी दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी। बेंच टूट गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फैज ईसा साहब के बनाए गए 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया और उसमें लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी लिखा कि मेरे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब ये 63A की तशरीह के मुतल्लिक जो नज़रसानी केस है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, ये उमर अता बंदियाल साहब के दौर में एक एक्ट लाया गया था जिसमें काजी साहब को फैसिलिटेट करने के लिए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कंट्रोल करने के लिए इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी बनाई गई थी 3 रुकनी, और ये कहा गया था कि अकेले चीफ जस्टिस को अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी सोमोटो एक्शन ले लें या बेंच बना लें, बल्कि एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसको ये अख्तियार दिया गया था कि वो अपनी अक्सरियती फैसले से बेंच बना सकते हैं, सोमोटो एक्शन ले सकते हैं। उस 3 रुकनी कमेटी में एक चीफ जस्टिस था और चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज थे और उसमें काजी फैज ईसा साहब भी शामिल थे। और उस वक्त इसी हुकूमत ने PDM-1 ने काजी फैज ईसा साहब को उस कमेटी का हिस्सा जबरदस्ती बनाया था ताकि हम अपने हक में कुछ फैसले करवा सकें। वो कमेटी बन गई, वो चलती रही उमर अता बंदियाल साहब के दौर में। लेकिन अब जब काजी साहब चीफ जस्टिस बने, अब भी वो कमेटी बनाई गई थी 3 रुकनी, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, उसके बाद सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह और तीसरे नंबर पर जो सीनियर तरीन थे जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 3 की कमेटी थी। अब उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काजी साहब को इधर उधर फुदकने नहीं देते थे, काजी साहब को उसकी मर्जी के फैसले नहीं करने देते थे, बल्कि वो डट जाते थे। इसीलिए इनको फिर खटका कि अब फिर काजी साहब का रास्ता हमवार किया जाए और इन्होंने फिर उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक तरमीम की और तरमीम का इसी हमारे सदर जरदारी साहब ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए की और उस तरमीम के थ्रू इन्होंने 2 वोट उस 3 जजेस की कमेटी में से 2 वोट काजी साहब को दे दिए कि वो अब 3 में से 2 वोट जब काजी साहब के हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से जो फैसला करेंगे, जो बेंच बनाएंगे, जिस केस को लगाएंगे, जिसको नहीं लगाएंगे। वो 3 रुकनी कमेटी अब दोबारा कैसे बनाई गई कि एक उस कमेटी में होगा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, एक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरा जज सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस में से काजी साहब को ये अख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी से अपने जिस हम ख्याल जज को उस कमेटी में बिठा दें। और चीफ जस्टिस साहब ने उसी दिन शाम के वक्त ये ऑर्डिनेंस आया और उसी रात को चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कमेटी तब्दील कर दी, मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दिया। अब उस 3 रुकनी कमेटी में एक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब है, एक मंसूर अली शाह है और एक जस्टिस अमीनुद्दीन है। जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में बैठ ही नहीं रहे, वो उस कमेटी का बाइकाट कर चुके हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारी पहली कमेटी थी वही एक आईनी तरीका था, वही एक डेमोक्रेटिक वे था, उसको क्यों ख़त्म किया गया। लिहाजा उनका ये कहना है कि ये हुकूमत अगर अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस लाती रहे, कल को ये ऑर्डिनेंस ले आए कि हम जी 5 की बजाय इसी गवर्नमेंट को, इसी असेंबली को 10 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो क्या इसको माना जाएगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं आप इसको फुल कोर्ट में ले आए और फुल कोर्ट जो डिसीजन करेगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन काजी साहब उसको फुल कोर्ट में नहीं ला रहे। एक तो ये इसका इशू हो गया जिसकी वजह से मंसूर अली शाह भी उस कमेटी में नहीं बैठ रहे और मुनीब अख्तर बेंचेस में काजी के साथ नहीं बैठ रहे। वो कहते हैं कि आपने अपनी मर्जी से इतना जल्दी कमेटी क्यों बनाई, मुझे उस नई कमेटी के बनाए जाने पर एतराज है। दूसरा जो 63A है वो क्या है, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने उसके 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि अब कोई भी मेंबर कौमी या सूबाई असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेगा।
अगर वो अपनी पार्टी, जिस पार्टी के टिकट पर वो मुंतखब हुआ है, जिस पार्टी के नारे लगाकर, जिस पार्टी का नारा लगाकर वो वोट लेकर आया है, अब अगर वो अपनी मर्जी से बिक कर करोड़ों रुपए लेकर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दे, तो ये एक जमहूरी वे नहीं है, ये आईनी वे नहीं है। तो उमर अता बंदियाल साहब ने इसको रोक दिया था और ये फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने कि अब अगर कोई मेंबर कौमी सूबाई असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका ना वोट भी काउंट नहीं होगा और उसकी रुकनियत भी खत्म हो जाएगी, पार्टी कैंडिडेचर भी खत्म हो जाएगी, जिससे यकीनन हार्स ट्रेडिंग के रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन इस 2 नंबर हुकूमत को, इन बिकाऊ हुकूमत को, इस फार्म 47 की हुकूमत को यही 2 नंबरी के रास्ते चाहिए। ये इसी रास्ते से आए हैं और इसी को ये प्रमोट करना चाहते हैं। और इन्होंने फिर उसी 63A की जो तशरीह थी उसमें नजरसानी की जाए और हार्स ट्रेडिंग की इजाजत दी जाए, बिकने की इजाजत दी जाए, मंडियां लगने की इजाजत दी जाए, MNAs MPs को खरीदा जाए। और अब इस टाइम में चूंकि इनकी जो तरमीम लाना चाह रहे हैं ये आईन पाकिस्तान में, इन्होंने रात के अंधेरे में डाका डालने की कोशिश की लेकिन इनका डाका नाकाम किया। अब ये दोबारा तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको इनकार कर चुके हैं, इनके पास कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियत है नहीं। तो इन्होंने फिर काजी साहब को कहा कि आप फौरन, हमने आपकी कमेटी तो आपकी बना दी है, 2 वोट हमने 3 में से आपको दे दिए हैं, आपको जस्टिस मंसूर अली शाह की तो अब जरूरत ही नहीं रही, आप अपनी मर्जी से बेंच बनाएं और फौरन ये कमेटी इसको एक्टिव करें और ये केस लगाएं। आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, क्योंकि जब ये केस लगेगा और आप ये कह देंगे कि बिकने की इजाजत है, पाकिस्तान में मंडियां लगने की इजाजत है और जमीर फिरोशी की इजाजत दे दे आप वैसे ही जमीर फिरोशी से बैठे हैं, तो आप जमीर फरोशी की इजाजत दें ताकि हम MNAs को खरीदें, हम सेनेटर को खरीदें PTI के, और उनसे फिर वोट हम लेकर हम आपकी भी एक्सटेंशन 3 साल के लिए कर दें और अपनी असम्बली को भी तोसी कर दें। और आपको पता ही है कि पहले भी आपने हमें यहाँ लाया है, आपने ही हमें फॉर्म 47 के जरिए जितवाया है और आप ही अभी तक हमारी इस फार्म 47 की धांधली को छुपाए बैठे हैं। इन बेंचेस को जो बनाए गए थे हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने और दूसरे जो सूबों की हाई कोर्ट ने, आपने उनको रोका हुआ है, आपने उनको इन्वेस्टिगेशन से रोका हुआ है। तो ये अब आपके भी फायदे के लिए, हमारे भी फायदे के लिए। और काजी साहब ने उस केस को फौरन लगा दिया और काजी साहब ने आज उसकी हेयरिंग भी शुरू कर दी। और काजी साहब चाहते थे कि आज ही फैसला कर दें, लेकिन आज तो बेंच टूट गया है और काजी साहब ने कहा कि हम मुनीब अख्तर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो बेंच का हिस्सा बने, लेकिन अगर वो नहीं बनते तो कल हम एक और बेंच लगाकर, क्योंकि हमें बड़ी जल्दी है, हमने इसका फौरन फैसला करना है कि बिकाऊ मंडियां लगने की हमने इजाजत देनी है, जमीर फिरोशी की हमने इजाजत देनी है, क्योंकि हम पहले ही जमीर फिरोशी से जहां बैठे हैं। हमें क्रिस्टीजी इस्लामाबाद की बेकरी का एक डोनट नहीं दिया जाता और ये हुकूमत डोनट नहीं दिया जाता, लेकिन ये हुकूमत हमें 3 साल की एक्सटेंशन दे रही है, तो हम फिर क्यों ना इसके लिए अपनी जमीर फिरोशी करें। और काजी साहब ने कहा कि कल हम ये दोबारा बेंच लगा देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो खत लिखा उसने कहा कि इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पहले लिखा, लेकिन काजी साहब इससे घबरा रहे हैं। काजी साहब ने कहा कि इस खत को अभी हम अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते, और खत का सिर्फ 1-2 लाइन पढ़कर सुनाई कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने यहाँ बेंच में बैठने के से इनकार कर दिया। यकीनन उस खत में बहुत सी और बातें भी होंगी जो छुपाई जा रही हैं। तो काजी साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप कब तक अपनी अदालत की बेतौकीरी करते रहेंगे। अगर आप 3 साल एक्सटेंशन ले भी लें, 10 साल ले लें, तो यकीनन आपने एक न एक दिन जलील और रुसवा होकर इस अदालत से निकलना है, और आपका इंजाम क्या होना है वो आपको भी नजर आ रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम आपसे नाला है कि आप जिस तरह से इंसाफ और आइन का कत्लेआम कर रहे हैं, अगर आप 3 साल और लगा भी गए तो आपके खिलाफ नफरत मजीद बढ़ जाएगी। एक दिन जाना तो है, एक दिन कब्र में भी जाना है और अल्लाह ताला को भी हिसाब किताब देना है, और जो इंसाफ का कत्लेआम करेगा उसका हमेशा अल्लाह ताला के हाँ हिसाब बड़ा सख्त होना है। यकीनन काजी साहब की पकड़ एक न एक दिन जरूर होगी। अल्लाह हाफिज।